अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर भी 2 है, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था, हमारा आज का लेक्चर उसी का सेकंड पार्ट है। यानी लास्ट टाइम आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और क्या रिलेशंस हो सकते हैं इसकी बात करेंगे, और डियर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम ओहम्स लॉ को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो ये है, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द नेट चार्ज इज अल्फा 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, बीटा 6.25 into 10 raised to power 18 कूलम, चार्ली 0, डेल्टा इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स, बात ये की जा रही है कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है। इसको समझाने के लिए सपोज कर लें जी, हमारे पास एक कंडक्टर है और अभी मैं इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस या इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस किसी किस्म का कोई सोर्स नहीं लगा रहा, मतलब ना इसके साथ कोई बैटरी अटैच की है, ना मैंने कोई सेल अटैच किया है। तो अभी इसके अंदर करंट क्या होगा? आप सब कहेंगे सर इसके अंदर जो करंट होगा दैट विल बी जीरो। अच्छा, करंट जीरो है, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो कंडक्टर बेसिकली मेटालिक कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है। अब मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे दो इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, डियर स्टूडेंट्स, मेटल ओवरऑल क्या होती है? न्यूट्रल। अभी भी देखें, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अब रैंडम मोशन की वजह से करंट पैदा नहीं होता और ओवरऑल कंडक्टर क्या है? न्यूट्रल। तो जब डियर स्टूडेंट्स इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है ना, तो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स ऑर्डर्ड मोशन परफॉर्म करते हैं। या वो सारे मिलके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना शुरू कर देते हैं, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ऑर्डर्ड मोशन का नाम क्या है? करंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या करंट के पास करने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स कहीं बाहर चले गए या बाहर से अजाफी आ गए? तो जब कंडक्टर से करंट पास नहीं कर रहा था तब भी आपका कंडक्टर क्या था? ओवरऑल न्यूट्रल। और जब कंडक्टर की सरफेस से करंट पास कर रहा होता है ना, तब भी कंडक्टर ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज चार्ली, जीरो। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ फ्लो ऑफ 10 raised to power 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ अल्फा है जी 1.6 into 10 raised to power minus 12 एम्पियर, बीटा है 1.6 into 10 raised to power 12 एम्पियर, चार्ली में लिखा है जी 1.6 into 10 raised to power minus 19 एम्पियर, और डेल्टा है 1.6 into 10 raised to power minus 26 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, पूछा क्या हुआ है? आपसे पूछा है करंट, लेकिन आपको जो गिवन है वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 raised to power 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिसे आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा है? पर सेकंड। तो ये एक्चुअली n डिवाइडेड बाय t की वैल्यू आपको गिवन है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। आप जानते हैं I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T, और चार्ज जो Q है आप उसे Ne लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। पर सेकंड का मतलब है पर 1 सेकंड, तो n ओवर t की जगह मैं लिखूंगा 10 raised to power 7, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1.6 into 10 raised to power minus 19। फर्दर इसे सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1.6 into 10 raised to power minus 19 plus 7। तो अब माइनस 19 और 7 को ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.6 into 10 raised to power minus 12 एम्पियर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखिएगा, कई दफा ऐसा होता है कि वो ऑप्शंस के अंदर करंट के यूनिट्स को एम्पियर की बजाय कूलम्ब पर सेकंड लिख देगा, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। या फर्ज कर लें, अगर सारे के सारे यूनिट्स चार के चार ऑप्शंस के अंदर सारे यूनिट्स एब एम्पियर होता तो फिर आप क्या करते? एब एम्पियर या बायोट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये करंट का सीजीएस यूनिट है।
तो आपको पता होना चाहिए 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -1 बायोट या 10 रेज टू पावर -1 एब एम्पेयर। तो वहां से फिर आप उसकी वैल्यूज को पुट करके उसे एब एम्पेयर में ले जाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके सामने है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। वर्टिकल एक्सिस पे आपको चार्ज गिवन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको टाइम गिवन है। तो एक पहली आपके पास स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल बना रही है, और दूसरी आपके पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है जो कि वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल बना रही है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में इस बात को सीखा था कि Q वर्सेस T ग्राफ की जो स्लोप है ये बेसिकली करंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब देखिए मैंने यहां पे आपसे क्या पूछा, मैंने पूछा कि IA डिवाइडेड बाय IB बताएं क्या होगा। अब स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन से पहले एक बात याद रखिए, या तो इन दोनों इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस का आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल लें, या इन दोनों इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइंस का आप वाई एक्सिस के साथ एंगल लें। अच्छा, आसान ये होता है कि आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल को डील कर लें। ये जो पहली स्ट्रेट लाइन है इसका एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, और जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है इसका अगर वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स टोटल एंगल कितना होता है 90 में से अगर y के साथ 45 है तो फिर x के साथ भी कितना होगा, 45 होगा। तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे IA डिवाइडेड बाय IB इज इक्वल टू, स्लोप के बराबर है ना, और स्लोप tan थीटा होती है, tan थीटा A डिवाइडेड बाय tan थीटा B। अब थीटा A बताएं कितना है, 30 डिग्री, तो यहां पे आ जाएगा tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री। tan 30 डिग्री आप जानते हैं ये होता है जी 1/√3, और tan 45 डिग्री क्या होता है 1। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि हमारे पास ये जो रेशो है अब ये कितनी आ जाएगी, IA डिवाइडेड बाय IB इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरीके से डी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था और उसका एक ही रिलेशन अभी आपको मैंने बताया था। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा, रिकॉल करूंगा, ताकि वो एक सीक्वेंस के साथ बात डिस्कस हो जाए तो ज्यादा अच्छी चीज है। जब एक कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उस कंडक्टर के चार्ज कैरियर्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और उसका एक बेसिक सा रिलेशन डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I/N/E/A। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि स्टूडेंट्स कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ये रिलेशन तो हमारी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम नेशनल एमडीकैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। नेशनल का मतलब है कि ओवरऑल अब आपने टेस्ट देना है। तो फेडरल और केपीके की टेक्स्ट बुक के अंदर ये फॉर्मूला गिवन है, और हमारी पंजाब की टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं या नहीं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में सेकंड ईयर में फिजिक्स में एक डेरिवेशन की थी कि फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे आपने एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी कैलकुलेट किया था। तो आइए जरा फर्दर इसकी चीजें डिस्कस करते हैं। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I करंट है, N अब कह दें जल्दी से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां से करंट को सेपरेट करें तो करंट की एक और डेफिनेशन आ जाती है, या करंट का एक और रिलेशन बन जाता है, वो ये है VD/N/E/A। तो इसे भी आपने याद रखना है कि करंट को ऐसे भी लिखा जाता है, या दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ करंट। अब स्टूडेंट्स मैं ये कॉन्सेप्ट इस वजह से दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं कि यहां पे अब आपको मैंने नई फॉर्मेशंस बतानी है। I की जगह V/R पुट कर दें। देखें जरा गौर से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू
I ओवर N E A। ये देखें, अब I की जगह आप पुट कर दें V डिवाइडेड बाय R, तो फर्दर ये आ जाएगा N E A। अब एक और काम करते हैं, R को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा V ओवर R N E A। तो दो रिलेशंस तो आपको नजर आ रहे हैं कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये आर वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं अगर कंडक्टर की बात करूं तो एक मेटालिक कंडक्टर के लिए जो उसकी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है मैं वो यहां पे पुट कर सकता हूं। ये देखिएगा आर को क्या लिख सकता हूं, बल्कि ये मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। आर का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखें आगे एन ई ए एज इट इज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखें एरिया को एरिया से कैंसिल कर दें तो पता ये चला कि अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, ऊपर आ गया v डिवाइडेड बाय रो, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, लेंथ एन ई जी। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वी डी इज इक्वल टू, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, v ओवर रो एल एन ई। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर ये समझते हैं कि शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ के साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, या इस फॉर्मूला को देख के लगता है कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर सकती है लेंथ के ऊपर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ पे भी डिपेंड कर सकती है अगर आप बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो आइए डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि बेसिकली एक एमसीक्यू है। देखें डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फर्ज करें जनाब एक मेटालिक कंडक्टर है, उस मेटालिक कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आप लोगों ने एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, ठीक है, और इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो है r, ठीक है जी। अब फर्ज करें हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है सेम मटेरियल का बना हुआ, हर बाकी तमाम फैक्टर सेम है, कंडक्टर की लेंथ क्या है सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां पे अप्लाई किया था वही इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस अप्लाई किया। अब सपोज कर लें कि अगर इस कंडक्टर का रेडियस r2 पहले वाले के मुकाबले में डबल हो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अब ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक पॉइंट लिखा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात हो रही है ना, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं VD2 ओवर VD1 इज इक्वल टू, रेडियस के इनवर्स है, ये आएगा जी R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो बहुत से बच्चे ना इस तरह रेशो बना लेते हैं कंपैरिजन के लिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इससे भी कम टाइम के अंदर सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट देखें यहां पे, सिर्फ इस चीज को याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यहां पे रेडियस क्या हो गया डबल, तो यहां पे आप आर स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, रेडियस डबल हो गया, ये आ जाएगा जी 2r स्क्वायर, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि r स्क्वायर का फैक्टर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, रेडियस को डबल करने से r स्क्वायर के फैक्टर के साथ 4 आ जाएगा। अब इनवर्स रिलेशन है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पता ये चला कि जो आपके पास दूसरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है या जिसका रेडियस पहले वाले से डबल है, उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो पहले के मुकाबले में 4 गुना कम हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज VD डिवाइडेड बाय 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है ओहम्स लॉ। तो आइए देखते हैं ओहम्स लॉ क्या है। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया है
और इस कंडक्टर की लेंथ L है। कंडक्टर की लेंथ को मैंने L से डिनोट किया और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। और इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। मैं जैसे एक शॉर्ट सी डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ जाएं। ये देखें, ये कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस मैंने एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया है। अब किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट पास करता है, इस बात का आंसर हमें ओहम्स लॉ देता है। अब ओहम्स लॉ है क्या? अगर आप इसकी स्टेटमेंट अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो वो ये है, द करंट थ्रू एनी conductor is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor provided that the physical state of the conductor must remain the same। अब स्टूडेंट्स मैं दो तरीके से यहां पे बात करूंगा। देखिए, मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी लिखूंगा V is directly proportional to I और इसके कंपैरिजन में ऑन द अदर हैंड एक और प्रोपोर्शनैलिटी लिखूंगा I is proportional to V। तो स्टूडेंट्स मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए, ये ओहम्स लॉ है या ये ओहम्स लॉ है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है, द करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पहले करंट की बात की है, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस की। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से अगर मुझे कोई ये कहता है कि सर इन दोनों में से ओहम्स लॉ कौन सा है, तो मैं कहूंगा जी I proportional to V is Ohm's law। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ये V proportional to I क्या चीज है? ये सिंपल एक प्रोपोर्शनैलिटी है जो वोल्टेज और करंट के रिलेशन को डिस्क्राइब कर रही है। आइए अब जरा इन दोनों को डिस्कस करते हुए एक्सप्रेशन तक चलते हैं, जिसे आप इस तरह से जानते हैं, V is equal to IR। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लेके आएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और यहां आ जाएगा I। अब यहां पे जो कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स वो है R और R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहां से अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो ये बन जाता है V इज इक्वल टू IR। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो V इज इक्वल टू IR को ओहम्स लॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू IR एक एक्सप्रेशन है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन को बता रहा होता है। लॉ बेसिकली ये है जो प्रोपोर्शनैलिटीज की फॉर्म में मैंने लिखी। अब यहां पे I इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स, अब यहां पे कांस्टेंट क्या समझते हैं बच्चे, वो लगा देते हैं R और देखें रिलेशन पता क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू RV। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि यहां पे तो V इज इक्वल टू IR है, तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी में आप कांस्टेंट को R डिस्कस करते हैं तो I इज इक्वल टू RV आ जाता है, तो रिलेशन ही सारा गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो माइट भी पॉसिबल आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को प्रोपोर्शनैलिटी की लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी को प्रोपोर्शनैलिटी की राइट साइड पे रखा जाता है। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि हम यूजुअली ऐसा करते हैं। तो मुझे बताइए, इस कंडक्टर में से जो करंट पास करना है, उस करंट को पास करवाने के लिए जो बेसिक चीज है वो कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताएं, करंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होता है? तो आप सब कहेंगे कि नहीं सर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फिर कंडक्टर में से करंट पास करेगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी में क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे लेफ्ट साइड पे लिया और करंट जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे राइट साइड पे लिया। यहां पे चेंज हो गया है, यहां पे लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है करंट और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट है। तो जब ये पोजीशन चेंज करते हैं ना तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्स हो जाता है। तो देखें यहां पे क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R। तो स्टूडेंट्स, यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा 1/R। तो अब यहां से मजीद आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है। देखें, यहां से दो रिलेशंस और बन सकते हैं। आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो फर्दर आप यहां से दो रिलेशंस ऐसे लिखिए स्टूडेंट्स
ये देखें आई को एज इट इज रहने दें, 1/r इसकी जगह आ जाएगा g और आगे आ जाएगा v। तो एक ये रिलेशन बन गया जो हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए एक नया रिलेशन हो। और दूसरा अगर मैं यहां से दोबारा से रीअरेंज करूं, r यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो रिलेशन बन जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू IR। तो आप ये देखें दो रिलेशंस दोबारा से हमारे पास आ गए। अब अगर मैं जल्दी से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओहम्स लॉ, बल्कि इस पॉइंट को नोट कर लें कि ओहम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओहम्स लॉ। तो जी डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर होना चाहिए? आगे ये भी लिखें, ओहम्स लॉ कहना बड़ा जरूरी है। अगर आप ओहम्स लॉ नहीं कहेंगे तो बात जस्टिफाइड नहीं होगी। फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन ओहम्स लॉ इज व्हाट? लेट्स से मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। ऑप्शंस में मैं लिख देता हूं जी r है, लेट्स से मैं लिख देता हूं 1/r है, मैं लिख देता हूं g है, या मैं लिख देता हूं बोथ b एंड c। ठीक है जी, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बताने चाह रहा हूं। अब जिस बच्चे को ये नहीं ना पता होता कि ओहम्स लॉ है क्या, वो गलती करता है। वो यहां पे आ जाता है और कहता है सर r, अल्फा लगा के घर आ जाते हैं। ओहम्स लॉ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, अच्छा पहले तो ये बताओ ओहम्स लॉ क्या है, अभी बताया। ये है जनाब आपका ओहम्स लॉ, I प्रोपोर्शनल टू V। अब इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो 1/r है, तो पहला आंसर मिल गया 1/r। लेकिन अभी बीटा टिक नहीं करना। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। 1/r भी है, g भी है, तो ये दोनों है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? बोथ b एंड c। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा। अच्छा अब आप क्या समझते हैं, हर वक्त ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा? नो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। लिमिटेशंस में पहली बात यह है स्टूडेंट्स कि ओहम्स लॉ ने अप्लाई कब होना है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, फिर आप ओहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दिस इज वैलिड। ठीक है। सेकेंडली, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है जी, तो फिर मुझे बताएं क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी? नहीं जी, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो फिर आप I प्रोपोर्शनल टू V अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो ओहम्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अब्रप्टली चेंज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी अब्रप्टली चेंज होगी, तो वहां पे आप ओहम्स लॉ नहीं लगा सकते। अच्छा, एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। इसे आप वैसे चैप्टर नंबर 15 में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसपे ओहम्स लॉ फेल हो जाता है, एप्लीकेबल ही नहीं है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग पे जो ओहम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब मेरा आपसे फिर एक सवाल है, क्यों नहीं है? क्या रीजन है? ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है इन ट्रांसफार्मर, वजह बताइए जरा जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, आप में से उन बच्चों का आंसर ठीक होगा जो ये बता रहे होंगे कि सर ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होती है। अब पावर क्या होती है इनपुट पे? ये होती है VP/IP, जैसे आप लोगों ने FSC में भी पढ़ा हुआ है, और ये होता है VS/IS। अब एक चीज याद रखिएगा, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं उनका रिलेशन इनवर्स होता है। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि जो करंट है ना, करंट प्राइमरी का,
वो प्राइमरी के वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ट्रांसफार्मर में क्योंकि पावर सेम रहती है इसलिए I और V का रिलेशन क्या हो जाता है? इनवर्स। तो फिर ये तो फेल हो गया, ये तो ओहम्स लॉ नहीं है। तो याद रखिएगा कि ओहम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें, मैंने बात की थी रेजिस्टेंस की। अब जरा रेजिस्टेंस को भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। एक कंडक्टर चार्जेस के फ्लो में जितनी हिंड्रेंस या जितनी ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है उसकी मेजरमेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है? R इज इक्वल टू V ओवर I, और इसके जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वो ये बन जाएंगे ओहम। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो इसे आप याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। जनाब अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, या मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस देखनी है, कि अगर करंट को डबल कर दिया जाए तो जल्दी से बताइए रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी कंडक्टर में करंट को चेंज करने से उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, अभी आप लोगों ने ये सीखा है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप करंट को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो आइए जरा रेजिस्टेंस की फिर डिपेंडेंस देखते हैं। तो फिर R डैश रेजिस्टेंस, ये देखें वोल्टेज भी क्या हो गया? डबल, करंट भी क्या हो गया? डबल। तो ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी R क्या रहेगी? ये तो सेम रहेगी। तो हमें एक बात ये समझ आई कि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है ना ये करंट पे डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे, जो एक पूरा प्रॉपर लेक्चर है जिसमें आप लोगों ने कंडक्टर की रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर और बाकी चीजों को डिस्कस करना है। अब यहीं पे कंडक्टेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कि एक कंडक्टर कितनी ईज प्रोवाइड करता है कि करंट आसानी से गुजर जाए। ठीक है, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आप इसे जस्ट यूं लिखें, G इज इक्वल टू 1 ओवर R। अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो इसके यूनिट्स हैं जी पर ओहम। ठीक है, इसे आपको याद होगा मोहो भी लिखा जाता है, और कई लोग फिर आगे वो एक यूनिट यूज करते हैं सीमेंस। ठीक है जी, साइमंस कह लें, सीमेंस कह लें, प्रोनाउंसिएशन में कोई इतना खास फर्क नहीं है, बस याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इसके सिंबल की कोई नहीं बात करता, इसका जो सिंबल है वो क्या है? ये देखें, हमने तो वर्डिंग में लिख दिया ना, पर ओहम, मोहो या सीमेंस। ठीक है जी, इसका कंडक्टेंस के यूनिट का जो सिंबल है वो ये है। ओहम को आप इस तरीके से उल्टा ड्रॉ कर दें। ठीक है जी, लाइक दिस। तो ये कंडक्टेंस के यूनिट्स का सिंबल आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम बात करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। आपको पता है कि आपने पढ़ा था ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते हैं। जैसे देखिए, मैं एक ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज है, वर्टिकल एक्सिस पे करंट है। तो ओहमिक कंडक्टर जो है ये ओहम्स लॉ को ओबे करेगा, तो इसकी एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब यहां से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये जो मैंने एक ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ प्लॉट किया, स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बता दें इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है और इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन चले मैं बता देता हूं। ये देखें, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ये एंगल हो गया थीटा। तो आइए डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। स्लोप होती क्या है? स्लोप tan थीटा के बराबर होती है, और मैंने कई दफा आपको बताया इसे आप डेल्टा y ओवर डेल्टा x भी लिख सकते हैं। अब y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे करंट है, तो किसका चेंज आ जाएगा? करंट का चेंज। और x एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज, किसका चेंज आ जाएगा? वोल्टेज का चेंज। अब एक बात बताएं, r किसके बराबर है? V ओवर I, इसका रेसिप्रोकल लें।
इसका रेसिप्रोकल लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो वो ये बन जाएगा 1/r इज इक्वल टू I/v। तो देखें यहां से हमें पता चला, हमें नजर आ रहा है कि I/v किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1/r को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1/r। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब 1/r किस चीज को डिस्कस करती है, कंडक्टेंस। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ की स्लोप किस चीज को डिस्कस करती है, v वर्सेस I ग्राफ की स्लोप किसके बराबर है। एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आपने कहना है 1/r या कंडक्टेंस। और लेट्स से डियर स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये देखें यही ग्राफ है लेकिन ग्राफ के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर करंट है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है और आपको एक ही इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन गिवन कर दी जाती है। और अब आपसे यह पूछा जाए कि इस ग्राफ की स्लोप किसके बराबर है। तो जब कभी आपको क्वेश्चन आ जाए डियर स्टूडेंट्स तो आपने ये याद रखना है, सबसे पहले देखा करें कि ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी है। अगर आपका ग्राफ v वर्सेस I हो तो स्लोप क्या होगी, 1/r या कंडक्टेंस। और अगर आपका ग्राफ I वर्सेस v हो तो इसको जरा रिवर्स कर दें। अब जो स्लोप है वो किसे डिस्कस करेगी, ये देखें स्लोप अब बराबर होगी रेजिस्टेंस के, या आप इसे 1/g भी कह सकते हैं। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। अभी भी बात खत्म नहीं हुई इस ग्राफ से रिलेटेड, अभी तो जस्ट मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया। लेट से दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं पूछूं कि इस ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है तो फिर आप क्या बताएंगे। ये देखें जी, आइए देखते हैं कि इसका एरिया क्या है। और एरिया ये है शेडेड एरिया, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है बेसिकली। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा, जिसे लिखा जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 VI। अब देखें V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, और आप लोगों ने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू VI। तो ये 1/2 VI आ गया। बेसिकली ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, एरिया आपको इलेक्ट्रिक पावर या सिंपली पावर की इंफॉर्मेशन देगी। तो ये चीज ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। देखिए मैं अभी ओहमिक कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। अब नॉन ओहमिक कंडक्टर जो ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करता, वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका ग्राफ पढ़ा होगा, V वर्सेस I ग्राफ। और एक सेमीकंडक्टर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस। 0.7 वोल्ट के बाद करंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ है। और ये किसका है, यानी ये सेमीकंडक्टर का है। और ये किसका है, ये ओहमिक का है। अब डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओहम लॉ से रिलेटेड। ये देखें जी, हमारे पास एक रिलेशन है V इज इक्वल टू IR, और इस रिलेशन के अंदर तीन फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। हो सकता है हमें कुछ सर्किट दे दिया जाए और ये बोला जाए कि इस सर्किट के अंदर आप करंट की वैल्यू बताइए। जैसे लेट्स से डियर स्टूडेंट्स आइए एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो हम फिर किस तरीके से इस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये पहले सर्किट देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। अब आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस को किस तरह से शो करते हैं। ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स ये है। लेट्स से ये है जनाब 30 ओहम, ये है 10 ओहम, ये भी 10 ओहम है, ये भी 10 ओहम है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक सेल या बैटरी आप लोगों ने अटैच की है जिसका वोल्टेज भी हमें गिवन है, और वो वोल्टेज लेट्स से मैं कहता हूं वो है 3 वोल्ट, ठीक है। और मैं आपको कहता हूं कि आप करंट को फाइंड आउट करें, करंट निकालिए कहां से, फ्रॉम 30 ओहम, कि 30 ओहम की रेजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर आपने तो हमें ये बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं। तो यस डियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको
मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब किस्म के कॉम्बिनेशंस दिए हो और जस्ट आप लोगों ने आर इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना हो। लेकिन देखें, इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ना, जो कि आपने एफएससी में पढ़ा कि अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हो, ठीक है, तो आप आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उन्हें सिंपली ऐड कर दें। अगर वो पैरेलल में लगी हो तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर r1 प्लस 1 ओवर r2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक और बात मैं बता देता हूं, बड़ी सिंपल सी है कि बच्चों, अगर रेजिस्टेंसेस आपकी सीरीज में है ना, तो फिर करंट के पास करने का पाथ एक ही होता है। तो सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट पास करेगा। और अगर रेजिस्टेंसेस इस तरीके से लगी हो कि उनमें से जो करंट पास करे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब करंट डिवाइड हो जाए, तो जिन रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट डिवाइड हो जाएगा वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के क्रॉस क्या होता है, सेम, और हर रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट डिफरेंट होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई है। अब यहां पे देखें, हमें देख के ये लग रहा है कि शायद हम लोगों ने किसी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इसे देख देख के ना परेशान होते रहते हैं कि ये जनाब एक मैश बना दिया सर ने, एक अजीब सा सर्किट दे दिया, तो पता नहीं इसे कैसे सॉल्व करना है। आप ना इस चीज पे फोकस किया करो कि आपने फाइंड क्या करना है। आपने करंट को फाइंड आउट करना है, और करंट कहां से निकालना है, 30 ओहम। ये आपको एक 30 ओहम नजर आ रही है, बस इसमें से पास करने वाला करंट आपने बताना है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं जरा करंट के फ्लो को भी समझा देता हूं। कन्वेंशनल करंट को डिस्कस करूंगा जनाब। ये देखें, कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से गया। बेटा, यहां पे करंट आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहां से पास करेगा और कुछ करंट ऊपर चला जाएगा। जो करंट ऊपर जाएगा वो यहां से भी पास करेगा, यहां से भी पास करेगा, यहां से भी पास करेगा। मतलब जो करंट यहां गया है वो 10 ओहम, 10 ओहम और 10 ओहम, इन तीनों रेजिस्टर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। तो ये तीनों किस में हो गई, सीरीज में। तो सिंपली ऐड कर दें 10 प्लस 10 प्लस 10। तो एक जो ज्यादा शार्प बच्चा होता है ना, वो ये भी कहता है सर ऊपर भी तो टोटल 30 ओहम की रेजिस्टेंस है ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाली तीन भी मिलाएं 30 ओहम बनता है, नीचे एक 30 ओहम लगी हुई है। तो ये वाली 30 ओहम ऊपर वाली 30 ओहम के पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो जस्ट आप क्या करें, ये वाली रेजिस्टर पकड़ लें, ठीक है जी। इसके अक्रॉस देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है प्यारे बच्चों 3 वोल्ट। तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखें, मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं सॉल्व किया। सर्किट को देख के आपको लगा था कि सर ने तो कहा था कि कॉम्बिनेशन से नहीं है, और अब सर ने कॉम्बिनेशन दे दिया। तो ये याद रखिएगा कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, देखने में लगेगा कि पता नहीं क्या करना है, लेकिन उसका सोल्यूशन बड़ा आसान होगा। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू V ओवर R। हाँ जी, इस 30 ओहम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है, ये आ जाएगा जी 1 ओवर 10। तो बेटा 0.1 एम्पियर का करंट पास कर रहा होगा, कहां से, इस रेजिस्टर में से। आइए एक और काम करते हैं, यहां पे एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से बच्चों, अगर आपको एमसीक्यू कुछ इस तरीके से पूछा गया हो, लेट्स से मैं आपको यह कहता हूं कि एक बैटरी आप लोगों ने अटैच कर दी है यहां पे इस तरीके से, ठीक है जी। अब आपको देखने में ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज ए ट्राइंगल बेसिकली। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, लेट्स से पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ये बैटरी है जी, यहां सेल है 2 वोल्ट का, ठीक है जी। ये भी आपके पास 2 ओहम है, ये भी आपके पास 2 ओहम है, और लेट्स से मैं कह देता हूं कि ये आपके पास 4 ओहम है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस सर्किट में आप करंट बताइए वो जो इस 4 ओहम से पास कर रहा है, बल्कि दो सवाल यहां पे बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, द करंट थ्रू जी कहां से निकालना है, 4 ओहम। तो 4 ओहम से पास करने वाला करंट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आइडिया तो आपको हो गया होगा, मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं
कि हर कॉम्बिनेशन को देख के ये नहीं समझना कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। जस्ट आपने ये देखना है सीरीज या पैरेलल की बात तो नहीं हो रही। तो ये देखें, जितना वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के दरमियान है ना, उतना ही वोल्टेज इन दो पॉइंट्स के, मतलब इसके और इसके दरमियान होगा। ये सेम, मैं इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखें जरा गौर से, इसे ऐसे कर लें, जो ये रेजिस्टर है ना 4 ओम की, ऐसे ड्रॉ कर लें, ये बिल्कुल मैंने सीधी कर दी। और जो आगे वाली रेजिस्टेंसेज हैं आप उन्हें ऐसे कर लें। अगर ऐसे नहीं करना, आप उन्हें सिंपली बेटा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये 2 और ये 2 इधर आ गई, 2 ओम 2 ओम, और ये वाली 4 यहां पे आ गई। मुझे ये कैसे पता चला? आइए जरा करंट को रिलीज करते हैं। यहां से करंट यूं जा रहा है इस तरीके से, ठीक है जी। यहां पे करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट यहां पे आ जाएगा, कुछ करंट यहां पे आ जाएगा। जो करंट यहां पे आएगा वो इसमें से भी पास करेगा और इसमें से भी पास करेगा, और यहां से पास करने वाला करंट यूं हो जाएगा। तो आइए जरा यहां पे भी फर्ज करें कि इस तरीके से हमने करंट को रिलीज किया, यहां से करंट कुछ इधर आएगा और कुछ आगे जाएगा यहां पे। अब देखें, जो करंट इस 2 ओम में से पास करेगा वो इस 2 ओम में से भी पास करेगा, करंट यहां पे आ गया, सेम बात हो गई ना। और यहां से दोबारा ये मिलके वापस चले जाएंगे। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स के इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया, यानी जितना पोटेंशियल इस 4 ओम के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इस 2 और इस 2 के अक्रॉस भी है। तो आप जस्ट क्या करें, जैसे मैंने पहले शो किया था, आप यहां पे लिखेंगे I इज इक्वल टू V ओवर R। V कितना है स्टूडेंट्स? 2, और जिस रेजिस्टर में से आपने करंट पास करना है वो 4 ओम है। अब आप में से एक बच्चा कहता है सर मैंने ये वाली 4 पिक नहीं करनी, तो ना करें, आप ये वाली कर लें, ये भी तो दोनों सीरीज में है ना। तो 2 और 2 दोनों ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 4। तो चाहे आप ये वाली 4 कंसीडर कर लें या ये वाली 4 कंसीडर कर लें, एक ही बात है। तो नीचे रेजिस्टेंस 4 आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 1/2, और 1/2 होता है डियर स्टूडेंट्स 0.5 एम्पियर। तो आपको ये बात बताने का मकसद ये है, आपको इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करके देने का पर्पस ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये बात पता चले कि इसकी एप्लीकेशन आपको पूछी जा सकती है। V इज इक्वल टू IR, यहां से 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। हो सकता है आपको करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दी हो, आपने वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। हो सकता है आपको वोल्टेज दिया हो, रेजिस्टेंस दी हो, आपको बोला जाए करंट कितना होगा। हो सकता है आपको वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, और आपसे यह पूछा जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा लेक्चर था। अपनी टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो करंट से रिलेटेड हैं, जिसमें V इज इक्वल टू IR अप्लाई होता है, वो जरूर कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। और अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज के बारे में, तो प्लीज जरूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।